हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी तक आप चैप्टर का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि हम चैप्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बेसिक से लेकर के आप कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आपको चीज़ें यहाँ पे समझनी हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी तक जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं। अभी तक जो टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं, अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इस चैप्टर के, उनके बारे में। साथ ही साथ रेड डाटा बुक के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, क्या होती है रेड डाटा बुक और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई जाती हैं। इससे पहले जो भी टॉपिक हमारे पास है एक बार आप लोग देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे उससे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने यहाँ पे किए हैं। अगर हम कंटेंट पे जाएं और देखें कि हमारे जो टॉपिक है वो कौन कौन से हो गए हैं, तो आप बात कर रहे थे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, जिसपे बायोस्फीयर रिजर्व आपने पढ़ा है। आपने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात की है और नेशनल पार्क के बारे में आपने बात की है। साथ ही साथ आपने इनमें डिफरेंस भी देखा है। तो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस आपके पास आता है यहाँ पे, ठीक है। हम बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। उससे पहले कुछ स्पीशीज हमारे पास आती हैं, उन स्पीशीज के बारे में बात कर लेंगे, क्या होती हैं वो स्पीशीज। रेड डाटा बुक जो है आपका वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपके काफी बनते हैं। रेड डाटा बुक के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। हमने कहा था रेड डाटा बुक एक्चुअली में एक बुक है जिसमें रिकॉर्ड होता है सारी स्पीशीज का, ठीक है, और वो उन स्पीशीज की कंडीशन, उनकी जो स्थिति है वो बताती है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि जो यहाँ पे एनिमल्स हो गए हैं या प्लांट स्पीशीज हो गए हैं, उनकी पोजीशन, उनकी कंडीशंस कैसी यहाँ पर होती है। इसका जो मेन एम अगर हम देखें तो मेन एम क्या है कि अगर कोई स्पीशीज, उनका नंबर कम हो रहा है और वो समाप्त होने की कगार पर है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करें, कंजर्व करें, संरक्षित करें। ऐसे यहाँ पे कदम उठाए जाएं जिससे कि वो जो स्पीशीज है वो समाप्त होने से बच जाए। तो यही हमें रेड डाटा बुक यहाँ पे बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आप लोग देखते रहेंगे अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें। चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा आज का टॉपिक आता है दैट इज एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। क्या होती हैं एंडेमिक स्पीशीज, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि स्पीशीज क्या, व्हाट इज स्पीशीज या जाति क्या है, किसे कहेंगे जाति, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि हमने स्पीशीज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। स्पीशीज या जिसे आप कहते हैं जाति। तो जल्दी से मैं कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। स्पीशीज का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी प्लांट, एनिमल, किसी भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो, आपने इनका एक जो ग्रुप होता है जो कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस जो है, वो जितने भी मनुष्य हैं वो एक स्पीशीज में आते हैं। होमो सैपियंस, सैपियंस आपने पढ़ा है। तो ये क्या हमारी स्पीशीज है, जितने भी ह्यूमंस है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के ह्यूमंस हैं उनके अलग स्पीशीज है, दूसरी कंट्री के जो ह्यूमन है उनके अलग स्पीशीज है, नहीं। जितने भी ह्यूमंस आपको यहाँ पे अर्थ में मिलते हैं वो सारे क्या है, एक स्पीशीज है, क्योंकि वो कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे किसकी बात हमने की थी, सबसे पहले हमने बोला था यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन मतलब आपने देखा होगा, चाहे कहीं के भी लोग हों, कहीं के भी आप ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हो, सबके 2 हाथ 2 पैर ही होते हैं, 2 आंखें ही होती हैं, एक नोज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ 32 होता है, ठीक है। ईयर्स 2 होते हैं, फेफड़े 2 होते हैं, हार्ट 1 होता है, ठीक है। किडनी 2 होती हैं, लिवर 1 होता है,
ये कॉमन फीचर्स हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं शारीरिक संगठन, यानी हमारे शरीर की जो बनावट होती है वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये पॉइंट आता है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज न्यूट्रिशन। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा पॉइंट आता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जैसे हमने अगर न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करें तो हमने कहा मेनली दो टाइप में डिवाइड किया है, एक ऑटोट्रॉफ है, एक हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ भी फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कीमो ऑटोट्रॉफ होता है और फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम ऑटो और हेटेरोट्रॉफ में अगर हम देखें तो हम हेटेरोट्रॉफ में आते हैं, जो ह्यूमंस है वो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। अब उसमें से हो सकता है कि कोई, अब ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि कोई तो वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो यहाँ पर अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर हमने कहा हम नॉन वेज भी खा सकते हैं, हम वेज भी खा सकते हैं। इट मीन्स कि हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि जो दोनों ही चीज़ों को क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। ये हमारी चॉइस बेस्ड होता है। तो न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो हमने कहा जितने भी मनुष्य होते हैं वो सारे क्या हैं यहाँ पे, हेटेरोट्रॉफ है, परपोषी है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है और अपना फूड फॉर्मेशन कर देगा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा जितने भी ह्यूमंस होंगे, जितने भी मनुष्य होंगे, वो सभी परपोषी होंगे और अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब जैसे हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसा सभी में होता है। हमने कहा कि जैसे कि प्लांट की कोई स्पीशीज है, एनिमल की कोई स्पीशीज है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी कोई स्पीशीज है, उनमें भी ऐसा ही होता है। उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा होगा, उनमें न्यूट्रिशन का जो मोड है वो एक जैसा होगा। और थर्ड हमने कहा कि इनमें आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, यानी कि प्रजनन की प्रोसेस होती है। और जब यहाँ पे इनमें प्रजनन की प्रोसेस होती है तो आपने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब है कि वो यहाँ पे सक्षम होगा अपनी संतति को उत्पन्न करने में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपने कहा कि जो एक ही स्पीशीज है, इस एक ही स्पीशीज का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ग्रुप का मतलब ये नहीं कि 10 और 12 जीव होंगे। जैसे ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने ह्यूमंस हैं? अनगिनत हैं और सभी कहीं एक स्पीशीज में आते हैं। वैसे हमने कहा ये ग्रुप है, ये क्या करते हैं, ये तीन जो बेसिक कैरेक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो शेयर करते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा है, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो एक जैसी होती है और इनमें आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। अब यहाँ तक की बात तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के जीवों में भी प्रजनन हो सकता है, लेकिन होता क्या है, वहां पर जो संतति आती है, जो ऑफस्प्रिंग आता है वो फर्टाइल नहीं होता है। इट मीन्स कि वो अपनी संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम इसे सफल या हम इसे क्या कहेंगे, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम नहीं मानेंगे। सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है कि जब रिप्रोडक्शन हुआ, नई संतति का निर्माण हुआ और नई जो संतति थी, नई जो ऑफस्प्रिंग थे, नई जो जनरेशन थी वो फर्टाइल थी। इट मीन्स कि वो भी अपनी संतति को उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब हमने म्यूल एग्जाम्पल देखा था कि जब आपने कहा कि म्यूल क्या है, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, आपको म्यूल मिला। म्यूल क्या आता है, फर्टाइल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो स्पीशीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, ये तो हमें पता है स्पीशीज ये होती हैं। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। फिर अभी तो हमने सिर्फ स्पीशीज की बात की, तो अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हमने कहा endemic species is that ecological state of a species where a species is unique to a defined geographical location। अगर हम डेफिनेशन को बहुत सिंपल वे में जाने, आपने कहा कि एक ऐसी स्पीसीज जो कि क्या होती है, एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पाई जाती है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा तो हमने पहले भी पढ़ा था, फ्लोरा है, फौना है। हमने कहा ठीक है, फ्लोरा फौना जब हमने पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे वो जो स्पीशीज थी उसे कहीं और भी आप ग्रो करवा पा रहे हैं, लेकिन एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, वो उसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर कि क्या है, उनका जो ओरिजिन है, जो नेचुरल हैबिटाट है वहाँ पे, वहीं पे यहाँ पे क्या होती हैं, ग्रो हो सकती हैं।
तो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज, क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज? आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज दैट आर फाउंड इन जस्ट वन रीजन एंड nowhere else in the world। अब देखिए एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही स्थान पे होगी और उसके अलावा वो कहीं भी नहीं पाई जाएगी। इस प्रकार के स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंगारूज आर ओरिजिनली एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। तो जो कंगारू होते हैं वो ओरिजिनली कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एंड आर फाउंड nowhere else in the world। The case where they have been spotted outside their natural habitat is due to humans introducing them when the animal was in captivity। ठीक है, हमने कहा कि जैसे कंगारू है तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं ओरिजिनली, और अगर ये कहीं और पाए जाते हैं इट मीन्स कि जो ह्यूमंस है वो क्या कर रहे हैं? उन्हें किसी दूसरे हैबिटाट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स आपके पास आएंगे, वो आपको समझने हैं कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आपने कहा देयर आर ऑल्सो अदर marsupials that are endemic only to Australia and its surroundings Iceland। आपने कहा कि और भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि जो मार्सुपियल्स होते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पे पाए जाते हैं। द टैस्मेनियन टाइगर इज वन सच एनिमल दैट वाज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा कि जो हमारे पास क्या होते हैं? टैस्मेनिया टाइगर होता है, ये भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक स्पीशीज है, टैस्मेनिया एंड न्यू गोनिया, बट नाउ इट इज एक्सटिंक्ट। अब ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या बताया गया है कि जो एक निश्चित भौगोलिक जो स्थान होते हैं उनमें यहाँ पे पाए जाते हैं। एक बार एंडेमिक स्पीशीज की डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे और देखेंगे क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज। चलिए, तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपने कहा एज स्टेटेड अबव एंडेमिक स्पीशीज आर दोज which are only found in a given region or location and nowhere else in the world. However, since endemic species are unique to a particular geographical region, they are more vulnerable to extinction. As a result, special efforts may be required to conserve them. अब आपने कहा कि जैसे कि हमें पता है कि जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं वो पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेंगी, जैसे कि जैसे और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल स्पीशीज है, आपने कहा अगर वो स्प्रेड है तो हो सकता है कि वो किसी जो भूभाग में क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर जगह से एक्सटिंक्ट हो रही हो सकता है कि दूसरी जगह उसका जो नंबर है वो और ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हो रहा हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। जैसे कि हमने ये बोला था कि प्लांट जो स्पीशीज होती है, एनिमल जो स्पीशीज होती है, उससे सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है कि उसे टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, डे लेंथ कितनी यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितना होना चाहिए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो फैक्टर हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसे वहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। अब हमने कहा कि हो सकता है कि प्लांट का एग्जाम्पल अगर हम लें कि हो सकता है कि कोई ऐसा प्लांट है जो किसी भूभाग में क्या है? बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसका जो नंबर है वो बढ़ रहा है, और हो सकता है किसी दूसरे भूभाग में वो सेम प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, उसका नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इसके एक्सटेंट होने के जो चांसेस है वो कम होंगे। सेम वैसा ही हम एनिमल के केस में कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जैसे कोई भी एक एनिमल आप ले लीजिए। ठीक है, अब आपने कहा जो एनिमल हैं वो स्प्रेड है, यानी कि वो हर जगह लगभग हर जगह पाए जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी जगह वो बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहे हों और किसी जगह उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही हो। तो आपने कहा कि वो उनके विलुप्त होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, क्योंकि हो सकता है एक जगह से अगर वो नहीं भी पाए जाएं, एक जगह अगर वो विलुप्त हो भी जाए तो किसी दूसरे स्थान पे वो मिल जाएंगे। अगर हम एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पेस में मिलते हैं, एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे हमें मिल रहे हैं, और अगर वहीं पे उनका नंबर कम होने लगा तो आपने कहा ये क्या है? एंडेंजर्ड
जो कंडीशन है उसमें आ सकते हैं, और फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाते हैं, ईजिली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए एंडेमिक स्पीशीज के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है कि जो उनके ओनली हैबिटाट्स हैं वहाँ पर ही हम उन्हें क्या करें, कंजर्व करें और संरक्षित रखें। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं एंडेमिक स्पीशीज के। ठीक है, कौन कौन से एंडेमिक स्पीशीज होते हैं आपने कहा, एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। अ लिस्ट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड बिलो। सबसे पहले होता है एशियाटिक लॉयन गिर फॉरेस्ट। पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। एशियाटिक लॉयन इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन लॉयन। ठीक है, एशियाटिक लॉयन को हम इंडियन लॉयन के नाम से भी जानते हैं, एंड कैन बी ओनली फाउंड इन एंड अराउंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर जो इंडियन लॉयन होते हैं या एशियाटिक लॉयन होते हैं वो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं या उसके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, गिर फॉरेस्ट आपका कहाँ आता है, गुजरात में आता है। These are listed as endangered species। अब कुछ टर्म हमारे पास आएंगे, हो सकता है अभी उसका मतलब आपको पता नहीं चले, जैसे endangered, जैसे extinct हम कह रहे हैं, ये कैटेगरी है यहाँ पर। जैसे हमने बोला था कि कोई जो जीव है वो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो उनका नंबर है 0। कुछ है फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा नहीं होता है कि 2 या 3 है, और हो सकता है 2-3 अगर कोई जीव है और उसके स्पीशीज के सिर्फ 2 या 3 सदस्य हों और वो किसी को नहीं दिख रहे हों तो उसे एक्सटेंट ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्पीशीज के जो सदस्य हैं, किसी जाति के सदस्य हैं वो सिर्फ 10 हैं, किसी के आपने कहा 50 हैं और किसी के आपने कहा 1000 हैं। कैटेगराइज हमने कर लिया है, हम इसे क्या मानेंगे, एक्सटिंक्ट मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे कि ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। और ऐसे ही तो यहाँ पे नंबर चल रहा है कि अगर क्या हुआ, इनका नंबर, इसका नंबर घटेगा तो ये इस श्रेणी में आ जाएगा, इसका घटेगा तो ये इसमें आ जाएगा, इसका घटेगा तो ये पूरा एक्सटेंट यहाँ पे हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, जिनमें से एक आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब होता है कि ये खतरे में है, यानी कि ये विलुप्त होने की कगार पर यहाँ पर आ गई हैं। तो जब हम रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग जो यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं या अलग अलग जो पोजीशन हम कहेंगे जिसे हम श्रेणी कह रहे हैं, अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एग्जाम्पल्स इसके क्या आते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि क्या है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, इट मीन्स कि इनका जो नंबर है वो कम है। ठीक है, और इन्हें क्या है, संरक्षण की जरूरत है। देयर आर वन ऑफ द 5 बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया, the other being Indian leopards and a Bengal tiger। ठीक है, तो एक बार आप लोग पढ़िए क्या क्या चीजें आपको एशियन टाइगर, एशियन लॉयन के बारे में यहाँ पे बता रखे हैं, तो उसे आप लोग नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कश्मीर स्टैग, जो कश्मीर वैली में पाया जाता है, आपने कहा ऑल्सो नोन एज अ हंगुर। द कश्मीर स्टैग इज फाउंड इन द dense forest of बैचीगम नेशनल पार्क, कश्मीर वैली एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बता रहे हैं, एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन आपको यहाँ पे बता रखी है। नेक्स्ट है लॉयन टेल्ड मैकल, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। इट इज अ रेयरेस्ट मोस्ट थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ साउदर्न इंडिया। आपने कहा कि ये क्या होता है, ये क्या है, बहुत रेयर है और मोस्ट थ्रेटेंड है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है। और कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट। ठीक है, चलिए, तो आपको एग्जाम्पल नोट करने हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स आ सकते हैं कि किन्हीं 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम बताइए और उनकी लोकेशन बताइए। तो आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है पर्पल फ्रॉग, जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। आपने कहा पर्पल फ्रॉग ऑल्सो नोन एज द पिजनोज फ्रॉग
is only found in the rainforest of Western Ghats in India. It spends most of its life underground. आपने कहा कि ये जो पर्पल फ्रॉग होते हैं ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और मोस्टली ये जो पूरे अपना जो जीवन काल है ये अंडरग्राउंड रहते हैं, यानी कि भूमि के नीचे यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाएंगे? वेस्टर्न घाट में यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि रेन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है संगाई डियर लॉकटक लेक में जो पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रो एंड टेल डियर, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ केबुल लैमजाओ National Park of Manipur. This park is a marshy wetlands located in the southern part of Loktok Lake. तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे मणिपुर में पाए जाते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं यहाँ पर, और अब आप कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में, जिसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।